मार्वल मल्टीवर्स में सारी रियलिटीज अर्थ 616 से ओरिजिनेट हुई हैं। चाहे हम लिविंग प्लेनेट अर्थ के यूनिवर्स की बात करें जहां अर्थ लिटरली एक जिंदा प्लेनेट है, चाहे कैंसर वर्स की बात कर ले जहां पूरे यूनिवर्स की लाइफ मर के डेड हो चुकी होती है। यानी हर यूनिवर्स कहीं ना कहीं अर्थ 616 में लिए गए अल्टरनेट डिसीजंस का परिणाम है। मतलब सेम वेरिएंट लोकी की तरह जिसने टेज़रेक्ट चुराकर एमसीयू में अल्टरनेट रियलिटी क्रिएट कर दी थी। तो इससे क्या तुमने कभी सोचा है एमसीयू अभी हाल ही में बना है द इनक्रेडिबल हल्क एंड ऑफिशियली आयरन मैन 1 के साथ इसकी शुरुआत हुई है। अवेंजर्स ने इसे ग्रो करा, तो क्या ये पहले भी एग्जिस्ट करता था या फिर ये यूनिवर्स भी किसी और ही रियलिटी से ब्रांच होकर बना है? इसका जवाब इस वीडियो में हम जानेंगे, तो सीट थामकर बैठना, ये काफी कमाल की होगी। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, एम सिर्फ 11,000 लाइक्स का ही है। छोटा सा लाइक एम है, पूरा कर देना। अब चलिए बिना किसी देर की वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ एमसीयू के एक अल्टरनेट यूनिवर्स होने की बात आई ही क्यों? हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि मूवीज क्रिएट करने के लिए सिंपली कॉमिक्स से कैरेक्टर्स को उठाया गया है, इसके अलावा कोई और बात नहीं है, जो सही है। लेकिन अगर राइटर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो एमसीयू की भी एक मेन टाइमलाइन होनी चाहिए, जिसके लिए हमारे पास दो नाम आते हैं, अर्थ 616 एंड अल्टीमेट यूनिवर्स। हाँ, एक्चुअली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मोस्ट ऑफ चीजें इन्हीं दोनों यूनिवर्सेस के कॉम्बिनेशन से बनी है, जहाँ आज हम अल्टीमेट यूनिवर्स की बात करेंगे। तो अब इस लिस्ट में सबसे पहले टोनी स्टार्क का कैरेक्टर आता है, जहां एमसीयू में लुक वाइज टोनी के कैरेक्टर को अल्टीमेट यूनिवर्स से लिया गया है, लेकिन ओरिजिन फिर भी अर्थ 616 के रियलिटी का ही है, जिसमें सेम टोनी को पहले कुछ टेररिस्ट किडनैप कर लेते हैं और फिर इंसान की हेल्प से अपना पहला आर्मर बनाता है। ये बेसिक सा ओवरव्यू है जो अर्थ 616 में हुआ था। इसके अलावा डिटेल में चीजें एमसीयू में डिफरेंट हैं ही, तुम्हें पता है। बट कैरेक्टर की पर्सनैलिटी पिकअप के लिए हम अल्टीमेट यूनिवर्स को चूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां भी टोनी का कैरेक्टर एक प्ले बॉय जीनियस बिलियनियर का है जो धीरे धीरे ग्रो करता है। नेक्स्ट सैमुअल एल जैक्सन का निक फ्यूरी है, जो टोटली अल्टीमेट यूनिवर्स से लिया गया है। एंड तुम बिलीव नहीं करोगे, अल्टीमेट यूनिवर्स में जब निक फ्यूरी के कैरेक्टर को एक व्हाइट मैन से बदलकर ब्लैक मैन में अपडेट किया गया, तो वो ओरिजिनली सैमुअल एल जैक्सन का ही फेस था, और वो ये जानते भी नहीं थे कि मार्वल वालों ने उनके फेस को कॉमिक्स में यूज कर लिया है। अब मार्क मिलर अल्टीमेट यूनिवर्स की कॉमिक्स लिखने वाले राइटर ने ऐसा उन्हें अपना फेवरेट कैरेक्टर मानते हुए किया था, लेकिन इसी वजह से सैमुअल मार्वल वालों के दरवाजे तक पहुंच गए थे कि मेरी मर्जी के बगैर ऐसे कैसे कर सकते हैं। हालांकि बाद में पता चला सैमुअल तो खुद कॉमिक्स के फैन निकले और वो अब इस बात के बदले निक फ्यूरी का फ्यूचर में रोल करना चाहते हैं। तो इसी वजह से मार्वल वालों ने भी बिना परमिशन सैमुअल के फेस को यूज करने के लिए माफी मांगी और उन्हें प्रॉमिस किया कि निक फ्यूरी के रोल को वही प्ले करेंगे। तो इस तरह सैमुअल एल जैक्सन का निक फ्यूरी एक ऐसा कैरेक्टर बना जो कॉमिक्स से एमसीयू में लाया गया है, ना कि मूवीज से कॉमिक्स में डाला गया हो। अब ना यहाँ निक फ्यूरी की बात चल ही रही है, तो शील्ड की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि एमसीयू में शील्ड ने फ्यूरी एंड कोल्सन के थ्रू अवेंजर्स को फॉर्म करा था, जो सेम अल्टीमेट यूनिवर्स में भी हुआ है। लेकिन अर्थ 616 में ये काम ब्रूस बैनर के दोस्त रिक जोन्स ने किया था। मतलब यहाँ भी अल्टीमेट यूनिवर्स आके है ना। अब बात करते हैं हल्क की ओरिजिन स्टोरी की। फिर हम डैम श्योर तुम नहीं जानते होगे, एमसीयू में ब्रूस बैनर हल्क कैप्टन अमेरिका की वजह से बना था। अब द इनक्रेडिबल हल्क में ये बात हमें दिखाई नहीं गई है, लेकिन बाद में जब एमसीयू धीरे धीरे ग्रो हुआ तो तब हमें बताया जाता है कि ब्रूस बैनर ने भी कैप्टन अमेरिका के सीरम को रेप्लिकेट करने की कोशिश की थी, और उसी का नतीजा था कि एक फेल्ड गामा एक्सपेरिमेंट उसे हल्क में बदल देता है। इसी के बाद हमारा शरीफ बैनर फिर एक भगोड़ा बन गया था एंड उसे काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। यही स्टोरी अल्टीमेट यूनिवर्स में भी है, लेकिन मेन कंटिन्यूटी अर्थ 616 में ये डिफरेंट था। वहां तो बैनर रिक जोन्स को एक गामा बॉम्ब से बचाते हुए हल्क बनता है। और इसी के साथ थैनोस की आर्मी चित्तौरी की भी बात कर लेते हैं, जहां इन्हें तो पहली बार इंट्रोड्यूस ही अल्टीमेट यूनिवर्स में किया गया था। एक बिल्कुल ही न्यू शेप शिफ्टिंग एलियंस की रेस जो स्क्रल्स की रिप्लेसमेंट थी, एंड ये अल्टीमेट अवेंजर्स की एनिमेटेड मूवी में भी देख चुके हैं। आगे है एमसीयू का स्टॉर्म बेकर, जिसका डिजाइन एंड पावर अल्टीमेट यूनिवर्स के थॉर के म्योलनिर से इंस्पायर्ड है। काफी पावरफुल था ये हैमर, इतना पावरफुल कि जब ये मल्टीवर्स के थ्रू अर्थ 616 में लाया गया तो थैनोस, कलेक्टर, थॉर ये तीनों इसके पीछे पड़ गए थे, जहाँ इनमें से किसी को भी ये हासिल नहीं हुआ, क्योंकि अर्थ 616 में एंटर करते ही पता नहीं कैसे इस पर वर्थीनेस की एन्चेंटमेंट आ गई थी, जो ओरिजिनली किसी ने भी इस हैमर पर नहीं लगाई थी। एंड इसी वजह से थॉर अनवर्दी होने की वजह से इसे उठा नहीं सकता था। लेकिन जो भी हो, इसके बावजूद ये हैमर काफी खतरनाक था, क्योंकि जो भी इसे टच करता वो मारा जाता। मतलब एक तरह से कहीं तो ये काइंड ऑफ शार्पित था। इसीलिए जब इसने वोल्स्टैक को वॉर थॉर के तौर पर चूज करा, तब वो भी रेज में पागल हो गया था। वो सब वोल्स्टैक के लिए उस टाइम दुश्मन हो गए थे, जिन्हें भी अल्टीमेट म्योलनिर खतरे की तरह डिटेक्ट करता। अब ऐसा ही एमसीयू के फ्यूचर में दिखेगा, वी डोंट नो, लेकिन पावर एंड डिजाइन के मामले में अल्टीमेट म्योलनिर स्टॉर्म बेकर से मिलता जुलता है। नाउ आते हैं पीटर पार्कर के कैरेक्टर पर, जिसे एमसीयू में टोनी स्टार्क मेंटोर करता है। आयरन मैन ने ही उसे अपने पहले प्रोफेशनल स्पाइडर सूट्स दिए थे। कभी कोई मुसीबत आई तब भी टोनी किसी न किसी तरह पीटर को बचाने आया, चाहे हम एमसीयू में स्पाइडरमैन की किसी भी मूवी को क्यों ना देख लें।
हर एक में टोनी स्टार्क का नाम तुम्हें पीटर के साथ किसी न किसी तरह जुड़ता हुआ दिख ही जाएगा। इवन एंड गेम के बाद जब टोनी की डेथ हो जाती है तब निक फ्यूरी स्पाइडरमैन में इंटरेस्ट दिखाने लगता है। ये सारी चीजें अल्टीमेट यूनिवर्स में भी सेम ही हैं। वहां भी टोनी और निक फ्यूरी दोनों ही स्पाइडी के ट्रू पोटेंशियल को देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पीटर पर सबसे ज्यादा ध्यान रखा, एक तरह से कहें तो बिल्कुल एक बच्चे की तरह। जहाँ ये सारी चीजें मेन कंटिन्यूटी अर्थ 616 में नहीं हुई थी, वहाँ पीटर खुद ही सारी चीजों से निपटता है। इसके साथ पीटर के बेस्ट फ्रेंड का कैरेक्टर नेड भी अल्टीमेट मार्वल से इंस्पायर्ड है, बट हालांकि वहाँ उसका नाम नेड नहीं होता है और वो होता भी माइल्स मोराइल्स का फ्रेंड है, ना कि पीटर का। लेकिन फिर भी कैरेक्टर के तौर पर नेड उसी से मैच करता है, वरना हैरी ऑसबॉर्न को भी उसकी जगह यूज कर सकते थे, जो नहीं किया गया है। इसके अलावा कैप्टन अमेरिका के कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन एमसीयू में जिस तरह से करी गई है, सेम वैसे ही अल्टीमेट यूनिवर्स में भी थी। एक ऐसा हीरो जो आउट ऑफ टाइम था एंड मॉडर्न 21st सेंचुरी में एडजस्ट होने के लिए स्ट्रगल करता है, उसे अपने पुराने दोस्तों की याद आती है, अपनी पास्ट लाइफ, हर कुछ, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ ही जाता है। ये थीम अल्टीमेट कैप्टन अमेरिका की है। इसके अलावा कोई और कॉमिक नहीं है जहाँ ऐसा कुछ दिखाया था। उल्टा मेन टाइमलाइन अर्थ 616 में तो कैप्टन का 1940 से मॉडर्न टाइम्स में आना उन्हें परेशान ही नहीं करता है। सिमिलरली हॉकाई एंड ब्लैक विडो के साथ भी है। अर्थ 616 में हॉकाई एंड ब्लैक विडो विलेंस की तरह इंट्रोड्यूस हुए थे। इवन वहां तो क्लिंट के कोई बच्चे भी नहीं है, बेचारा हाउस ऑफ एम में भी सिंगल ही मारा जाता है। लेकिन अल्टीमेट यूनिवर्स में उसके बच्चे और बीबी पूरी फैमिली है, जिसे सेम एमसीयू की तरह छिपाकर शील्ड की प्रोटेक्शन के अंडर रखा गया होता है। एंड हॉकाई और ब्लैक विडो की रिलेशन की बात करें तो दोनों ही दोस्त थे और एक दूसरे से पहली बार उसी तरह मिले थे जैसे एमसीयू में मिलते हैं। मतलब हॉकाई को नताशा को मारने के लिए भेजा गया था, तुम्हें पता है, सेम अल्टीमेट यूनिवर्स में है। अब ये सब वो चीजें थी जो अल्टीमेट यूनिवर्स एमसीयू में ली गई हैं। इसके अलावा दोनों यूनिवर्सेस के बीच काफी डिफरेंसेस हैं। उल्टा अल्टीमेट यूनिवर्स तो काफी डर्टी रह चुका है। और रही बात मूवीज में देखी बाकी स्टोरी लाइंस की, तो वो मूवी राइटर्स पर डिपेंड करता है वो क्या दिखाना चाहते हैं। क्योंकि वैसे बात करें तो एमसीयू मल्टीपल यूनिवर्सेस की कैरेक्टरिस्टिक्स को होल्ड करता है। बस ये था कि अल्टीमेट यूनिवर्स का काफी पोर्शन इसमें जरूर है। अब गाइज ये वीडियो यहीं तक थी, कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। एमसीयू मल्टीवर्स में कहाँ एग्जिस्ट करता है ये जानना हो तो ये वीडियो देख लें। मार्वल अर्थ पर सबसे डेंजरस नेशंस कौन कौन से हैं ये यहाँ से देख लेना। ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करके वो भी कर लिया। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।